साधना पाठा से वापस आने के बाद मेरे में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए थे। जैसे कि मेरा खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन और मेरे बात करने का तरीका, ये सब कुछ बदल गया था। और इन सब बदलावों के कारण मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअली एडवांस समझने लग गया था। पर 1-2 साल के अंदर-अंदर मेरी वाइफ़ ने मेरे इस फेक इमेज को तोड़ के रख दिया। ये माय जर्नी विद ईसा प्लेलिस्ट की 6वीं वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि साधना पाठा से आने के बाद मैं कैसे रह रहा था, और उसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करके मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसी प्लेलिस्ट में मैं आगे फ्यूचर में मेरे ईसा प्रैक्टिसेस के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। जो भी मैं अभी कर रहा हूँ या जो भी मैं फ्यूचर में करूँगा, उन सब के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप फॉलोइंग दिस प्लेलिस्ट। और आप इसको फॉलो कैसे करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब पहले डिटेल में बताता हूँ कि साधना पाठा से वापस आने के बाद मेरे में क्या-क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले जो बदलाव आया वो खाने से रिलेटेड आया। अब खाने से रिलेटेड जो भी मेरे कंपल्सन थे वो सब चले गए थे। जैसे कि जो भी मेरी क्रेविंग होती थी खाने की, जैसे कोई जंक फूड वगैरह हो गया या कुछ तीखा कुछ खाने का या मीठा कुछ खाने का या आइसक्रीम वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब को खाने का बिल्कुल भी ऐसा कंपल्सन था नहीं मेरे अंदर। अगर मेरे सामने ऐसे भर-भर के रख भी दिया जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ों से। और साथ में ये हुआ था कि टेस्ट से रिलेटेड जो कंपल्सन थे वो तो चले गए थे। इस कारण मैं खाना जब बनाता था तो उसमें नमक मिर्च बहुत कम डालता था। तेल वगैरह भी बहुत कम। बहुत ही सिंपल खाना खाता था। उबला टाइप का मान लो लगभग। थोड़ा-सी बस उसमें हल्का-फुल्का नमक मिर्च होगा, और मीठा खाना भी बहुत कम खाता था। तो टेस्ट से रिलेटेड जो कंपल्सन था वो भी चले गया था। और उसके बाद जब मैं खाना खाता था, तो खाने को देके एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती थी। और क्योंकि मैं उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा, मतलब फ़ास्ट नहीं कहेंगे उसको, ऐसा होता था कि मैं खाना ही नहीं खाता था। कई बार मैं सिर्फ़ 1 टाइम पे खाना खाता था, कई बार 2 टाइम पे खाना खाता था। तो जब मैं 1 टाइम पे खाना खाता था, उस टाइम पे बहुत खतरनाक भूख लग जाती थी मुझे। तो जब खाना मैं बना देता था, खाना मेरे सामने होता था, तो उसको देख के ही मतलब इमोशनल वाली फीलिंग आती थी कि इसकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ, ये वाली फीलिंग आती थी। और जब वो खाना मैं खाता था, तो उसके बाद आपको भी पता होगा, अगर आपने कभी भी फास्टिंग वगैरह की है, तो उसको खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही, मतलब पूरा जैसा लगता है पूरा शरीर उसको महसूस कर पा रहा है कि मतलब हाँ, मुझे कुछ मिला है, मुझे लाइफ़ मिली है। तो बस उसी टाइप की फीलिंग पूरी महसूस होती थी। और कई बार आँखें नम हो जाती थी सिर्फ़ खाने को देख के और खाने को खाने के बाद। तो ये सारे खाने से रिलेटेड चेंजेज़ मेरे अंदर आए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया वो लुक से रिलेटेड है। अब क्योंकि साधना बाधा में शीशा वगैरह नहीं था, तो जितने भी दिन मैं वहाँ रहा, 3, 4, 5 दिन तक, तो उतने दिन तक मैं अपने आप को देख नहीं पाया था कि मतलब मेरा कैसे बाल हैं, कैसा मैं रह रहा हूँ। सिंपल ही जैसे थे वैसे नॉर्मली, मैं शीशा भी नहीं ले गया था। तो अब वही चीज़ मैं यहाँ भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए मैंने अब ज़्यादा शीशा वगैरह देखना बंद कर लिया था। थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा बहुत देखता था कि मतलब कुछ लगा-लुगा तो नहीं है, बस उतना ही है, ज़्यादा और कुछ नहीं। इतना ध्यान नहीं करता था मैं कि बाल कैसे हैं, क्या हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिखेर के भी नहीं जाता था अपने बाल, रखता था, ठीक रखता था। और उस टाइम पे ऊपर से मेरे दाढ़ी और बाल बहुत लंबी थी। तो बाल बाँध के और दाढ़ी वगैरह थोड़ा ठीक करके बस उतना ही करता था, बस ज़्यादा कुछ नहीं करता था। और फिर मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी चेंज करने की कोशिश की। अब जो टाइट कपड़े हैं और जीन्स वगैरह ये सब पहनने मैंने बंद कर लिए थे, और सिंपल कपड़े पहनता था। ढीली-ढाली थोड़ा पैंट वगैरह हो गया और ढीली टी-शर्ट वगैरह हो गई, बस यही पहनता था। और फिर जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया या फेस वॉश हो गया, ये सब चीज़ भी यूज़ करना मैंने बंद कर लिया था। टूथपेस्ट वगैरह यूज़ करता था बस। और उसके बाद और केमिकल के लिए जो भी साबुन वगैरह है माना बात, तो वो बस हाथ धोने के लिए यूज़ करता था। बाकी साबुन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने बंद कर ली थी। तो मैं चाहता था कि जितना मैं सिंपल रह सकूँ या जितना मैं नेचुरल रह सकूँ, उतना नेचुरल रहूँ मैं। और इन सब को छोड़ने के मेरे बेनिफिट भी हुए इन चीज़ों को, तो क्योंकि अब मुझे बेनिफिट मिल गए थे इन चीज़ों से। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मैं सोचता था कि ये कोई स्पिरिचुअल चीज़ है। उस टाइम पे सोचता था, पर बाद में मुझे मतलब इनके बेनिफिट मिलने शुरू हुए, तो मैंने फिर सोप वगैरह ये सब चीज़ें तो छोड़ ही दी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया, वो आया मेरे जो भी मनी से रिलेटेड कंपल्सन थे, वो गायब हो चुके थे। जैसे कि अब मुझे रुपए कमाना है, वो फीलिंग दिमाग से निकल गई थी। और जैसे हम किसी दूसरे को देख के सोचते हैं ना कि यार ये चीज़ मेरे पास होती, ये चीज़ मेरे पास होती, तो वो चीज़ भी चली गई थी। जैसे चीज़ों को इकट्ठा करने का जो हमारी प्रवृत्ति होती है ना, वो भी चली गई थी। पूरी गायब भी नहीं हुई थी, बट बहुत कम बची हुई थी। और जैसे कि फिर हम बहुत सामान इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे कपड़े लेने का मन करता है, या बहुत कुछ चीज़ें जूते वगैरह हो गए, या हर किसी का अपना-अपना मन होता है कि क्या-क्या चीज़ें उसको इकट्ठा करने का मन करता है।
तो वो सब चीज़ें नहीं थी। अब बस मेरे पास 2-3 टी-शर्ट रहती थी, 2-3 ट्राउज़र थे और 2-3 ऑफ़िस जाने के लिए कपड़े थे, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। जूते भी शायद से 1 ही जोड़ी थी मेरे पास, 1 या 2 जोड़ी थी, बस उतने ही थे, और 1 जोड़ी चप्पल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास पहनने से रिलेटेड। और बाकी जो डेली यूज़ के सामान होते हैं, वो भी बहुत कम चीज़ें थी मेरे पास। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती थी, तो पुरानी चीज़ें मैं साइड कर लेता था। तो बहुत ही मिनिमल लाइफ में जीता था। यहाँ तक कि मैं साधना-पादन में भी बस सिर्फ़ 1 बैग ले गया था, बहुत ही छोटा, मतलब मीडियम साइज़ का बैग ले गया था। उसमें सिर्फ़ 2-3 टी-शर्ट वगैरह रखी हुई थी, 2-3 ट्राउज़र रखे हुए थे, और जो सामान वगैरह होते हैं, नेल कटर और ब्रश वगैरह, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा हुआ था, थोड़ा साबुन वगैरह हो गया कपड़े धोने का, बस इतना ही कुछ रखा हुआ था। तो उस टाइप की मैं लाइफ़स्टाइल जीने लग गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कंपल्सन है, वो इमोशनल चेंज हम कह सकते हैं, कंपल्सन नहीं, इमोशनल चेंजेस मेरे अंदर जो आए, वो है कि जो मैं ओवरथिंक करता था, साधना-पादन से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचा करता था, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं जिसको। हर टाइम पे मेरे माइंड में कुछ ना कुछ सवाल रहते थे, और उसकी वजह से कई बार मतलब लोग कहते थे ना, मेरा मतलब मैं अलग ही अपने ही ध्यान में रहता था, तो लोग भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते थे, तो वो नोटिस भी करते थे, बोलते भी थे मुझे कि कहाँ खोया रहता है, कहाँ ध्यान रहता है। तो ये सब चीज़ें कहा करते थे मुझे, और सच में रहता भी था, ऐसे नहीं कि वो फालतू में कह रहे हैं। मेरा ध्यान बस उन्हीं चीज़ों में रहता था कि क्यों, कैसे, क्या, ये सब चीज़ के क्वेश्चन रहते थे। पर साधना-पादन से आने के बाद ये सारे क्वेश्चन गायब हो गए थे। अब दिमाग बहुत हल्का रहता था मेरा, ज़्यादा इतना सोचता नहीं था मैं, और वो क्वेश्चन सच में गायब हो गए। उनसे मतलब वो क्वेश्चन नहीं रहे, उस टाइप के नहीं रहे जिस टाइप के वो थे पहले। पूरा दिमाग को जाम करके रख देते थे। अब उसके बाद से वो क्वेश्चन गायब हो गए, तो दिमाग थोड़ा खुल गया। और साथ में जो मेरा गुस्सा वगैरह था, वो बिल्कुल ही गायब हो गया था। और इस कारण अब मैं बहुत ही मतलब सिंपल वे में नहीं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट तरीके से और बहुत ही साधारण तरीके से बात करता था। साधारण, सिंपल एक ही तो हुआ। बहुत ही मतलब बहुत धीमी, हाँ, धीमी शब्द यूज़ करना चाह रहा था मैं। तो बहुत धीमी आवाज़ में मैं बात करता था, और बहुत सौम्यता से बात करता था। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम थोड़ा-सी पब्लिक एरिया में चले गए, तो सामने वाले को मुझसे दोबारा पूछना पड़ता था चीज़ कि क्या बोल रहा है तू? थोड़ा ज़ोर से बोल ले। तो बार-बार उनको बोलना पड़ता था मुझे, ज़ोर से बोलने के लिए। तो ये चेंजेज़ रहे, और उसके बाद जो लास्ट चेंज मुझे देखने को मिला, वो ये रहा कि जब भी मैं किसी मंदिर वगैरह में विज़िट करता हूँ, तो ये चीज़ मेरे में अभी भी है, पर पहले से बहुत कम है। बहुत ही कम कहते हैं जिसको। तो जब भी मैं कोई मंदिर वगैरह में विज़िट करता हूँ, तो मैं वहाँ जो भी प्रेज़ेंस है उसको हल्का-फुल्का सेंस कर पाता था। अब एज़ अ इमेजिनेशन नहीं, आप ये चीज़ इमेजिन मत करना। सिंपल वे में कहूँ तो कुछ ना कुछ अंदर में से फ़ील होता था, कुछ मतलब वो चीज़ महसूस टाइप की होती थी। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे मैं मंदिर में चले गया, तो माइंड मेरा बिल्कुल ही एकदम फिर शांत टाइप हो जाता, मुझे बस बैठने का मन करता था और ध्यान में जाने का मन करता था। तो एक्शन की रेस्ट्रिक्शन की वजह से कई बार मैं ऐसा नहीं करता था मंदिर में, पर कई बार जब ऐसा लगता था कि इधर कुछ ज़्यादा मतलब कोई परेशान करने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा बोलने वाला नहीं है, तो फिर बैठ जाता था मैं। तो बस ये बदलाव मुझे देखने को मिले, और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप में ऐसे क्या कंपल्सन्स हैं जिनको आप कम या बिल्कुल से ख़त्म करना चाहते हो? तो आप ये कमेंट में ज़रूर लिखें। सो कमेंट डाउन बिलो। अब बात करते हैं मेरी फेक स्पिरिचुअल इमेज की, जिसको मेरी वाइफ़ ने तोड़ा। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि साधना पादा से आने के बाद मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए। वो सब चेंजेस मैंने आपको बता दिए। तो एक्चुअल में हुआ ये कि ये चेंजेस अब बहुत ज़्यादा रिजिड बनने लगे थे, बहुत कठोर बनने लगे थे। उनको मैं बहुत कड़े तरीके से फॉलो करने लग गया था। जैसे कि आप माना बात खाने के मामले में देख लो। मैंने कहा कि मैं उबला हुआ टाइप का खाने लग गया था। तो सामने से अब हम सोशल लाइफ़ भी जी रहा था मैं, तो किसी गैदरिंग में जाओ तो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता ही है। और अब हर चीज़ के प्रति मेरा रेजिस्टेंस था, मतलब कि यार ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं ठीक है, ये वो ठीक नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इन्वॉल्वमेंट कम होने लग गया मेरा, और अगर हम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो फिर ये चीज़ भी हम कैसे लाइफ़ को जान पाएँगे? मतलब लाइफ़ ही से हम दूर होने की कोशिश करें, तो लाइफ़ को कैसे जानेंगे? तो ये चीज़ भी एक मेरी फेक स्पिरिचुअल इमेज में काम आए, बात कर सकता हूँ मैं। और जैसे लुक से रिलेटेड मैं कह सकता हूँ कि मेरी लंबी बाल और दाढ़ी बहुत लंबे थे उस टाइम पे, और इसके प्रति भी मेरा बहुत रेजिस्टेंस था कि मतलब बहुत सारे लोग कहते थे ऐसा है, वैसा है। तो मैं बहुत ही मतलब उस चीज़ से लेकर बहुत ही नकारता था उस चीज़ को कि नहीं भाई, ये तो मैं ऐसे ही रुकूँगा, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ भाई। तो ये वाली इमेज मेरी बनी हुई थी। तो नेक्स्ट जो इमेज है वो ये है कि मैं अब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड
मानने लग गया था। अब मैं मानने लग गया था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मतलब एंगर चले गया था और ओवर थिंकिंग नहीं थी। ओवर थिंकिंग तो अभी भी नहीं है, बट जो एंगर वाली बात कही है मैंने, वो बाद में मुझे पता चला कि एंगर ये सब चीज़ें इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं कोई मतलब मुझे कोई भी चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा था। अब सामने से जब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं इमोशनली कैसा हूँ, क्या हूँ। सब सामने से बहुत सही से बात कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसे लगेगा कि हाँ भाई मैं बहुत बैलेंस हो चुका हूँ। असली परीक्षा तो तब होती है ना जब तुम रेजिस्टेंस फील करो और उसके बाद भी तुम बैलेंस रहो, उसके बाद भी तुम एकदम चिल रहो, तो वो एक्चुअल तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। ये तो सिर्फ एक फेक इमेज है कि मैंने बना रखी है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, सामने से बहुत सारी चीज़ें हुई, खैर वो मैं अभी बताऊँगा आगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज थी वो ये थे कि मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा सही समझने लग गया था क्योंकि अब मुझे लगता था कि मैं अब बहुत सही सही काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सही हूँ और मेरी सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़ रही थी क्योंकि अब चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा था। तो जैसे किसी से आर्गुमेंट वगैरह कर लिया, आर्गुमेंट नहीं मतलब डिबेट कह सकते हैं, डिबेट वगैरह कर लिया किसी गॉड के ऊपर, कुछ भी इन सब चीज़ों में, तो मेरी बातें काफ़ी हद तक ठीक निकल जाती थी। इसकी वजह से क्या होता है कि अब वो इमेज बन गई थी ना कि मैं मतलब सही हूँ और ये चीज़ मैं दूसरों पे थोपने लग गया था, जो कि ये भी गलत है। ये भी एक फेक इमेज मैंने क्रिएट कर रखी थी कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी कुछ नहीं है सही। ये भी बहुत बेकार चीज़ है और मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने लग गया था, कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल होने लग गया था, जिसकी वजह से आई वॉज मिसिंग द मैजिकल पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ये सारी इमेज मैं अपनी क्रिएट कर रहा था, फेक स्पिरिचुअल इमेज। अब आगे मैं बताता हूँ कि कैसे मेरी वाइफ ने इस इमेज को तोड़ा। पर इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आप आध्यात्म किसे मानते हो? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हो कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ हाउ माई वाइफ ब्रोक माई फेक स्पिरिचुअल इमेज। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेरी अब एक बहुत रिजिड आइडेंटिटी बन गई थी। अब उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है और वो भी कुछ सोचते हैं, मेरी कुछ मतलब मैं कुछ और सोचता हूँ। अब ये सोच आपस में टकराएंगे तो झगड़ा ही होगा। उनका बैकग्राउंड कुछ और है, मेरा बैकग्राउंड कुछ और है। और क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं कि जो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर लूँ, मैंने जो सोचा वो सही है तो सही है, और बाकी सामने वाला भी वही सोच रहा है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। तो इसकी वजह से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई थी। तो शुरू में तो क्योंकि मेरी एक इमेज बनाई हुई थी ना कि मैं इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हूँ, तो शुरू में उसको तो मेंटेन करता रहा मैं थोड़ा बहुत, पर उसके बाद चीज़ें बिगड़ती रही, इस चीज़ की वजह से चीज़ें होती रही। और फिर उसके बाद जाके मुझे पता चला कि कितना गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ है। उन चीज़ से मैं ऊपर नहीं उठा था, वो चीज़ मैंने दबाई हुई थी। तो वो सब चीज़ें फटने लग गई और इसके बाद बहुत सारी लड़ाई होने लग गई। शाउटिंग वगैरह करने लग गया मैं सामने वाले पर्सन पे। और फिर अब ये चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लग गया था। तो एक बार उन्होंने फिर एक पॉइंट बोला कि तुम तो अपने आप को सदगुरु जी का शिष्य मानते हो ना, तो क्या सदगुरु जी के शिष्य को ऐसा होना चाहिए? तो फिर वहाँ से मेरी सोच मतलब बिल्कुल ही बदलने लग गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मतलब कहते हैं ना कि दुखी हुई नस पे हाथ रख दिया उन्होंने। तब जाके मैंने अपने आप को बोला, बैठा, सोचा और मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की कि नहीं भाई, अब ऐसा ठीक नहीं। अब जितना ये जो मैंने आइडेंटिटी वगैरह सोची है, तो वो सब मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। तो फिर उनकी रिक्वेस्ट थी, उनकी रिक्वेस्ट क्या, वो तो शुरू से ही लगे हुए थे कि अपने ये बाल और दाढ़ी वगैरह हटाओ। तो फिर मैंने बाल कटवाए, दाढ़ी कटवाई, फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। धीरे धीरे मैं ड्रेसेस वगैरह चेंज हो गई, मेरी पहनने का तरीका चेंज हो गया। अब खाने से रेजिस्टेंस जो था मेरा कि मुझे यही खाना है, वो भी चले गया। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है कि वो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, कि मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जंक फूड खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि राइट और रॉन्ग क्या है। वो सब चीज़ें हमारी खुद की सोच पर डिपेंड करती है। बट बात ये है कि अब वो रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे पता है राइट रॉन्ग क्या है, पर अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब ये चीज़ हो वो भी, उसमें भी मैं ओके हूँ, और ये चीज़ हो उसमें भी मैं ओके हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब कंपल्सन है मेरा किसी, अब ना मेरा अच्छी चीज़ के लिए कंपल्सन है जिसको हम अच्छी चीज़ कहते हैं, और ना बुरी चीज़ के लिए कंपल्सन है जिसको हम बुरी चीज़ कहते हैं। तो सब नॉर्मल है, कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। और वैसे भी नॉर्मली जब मैं अकेला रहता हूँ तो
अब जॉब के लिए मैं अलग जगह रहता हूँ। तो फिर वहाँ तो मेरी नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही चलती है, सिंपल खाना चलता है, और बाहर जाऊँ तो फिर वैसे चलता है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर साथ में फिर जो भी चीज़ें उन्होंने करने के लिए कही, बहुत सारे बदलाव उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें बहुत आप कुछ ज़्यादा ही रिजिड बने हो इन चीज़ों से, तो वो सब चीज़ें मैंने चेंज की। उसके बाद मेरे बिहेवियर से रिलेटेड कि यार यही चीज़ ही स्पिरिचुअल है, ये चीज़ ऐसी है, तो वो चीज़ धीरे धीरे बहुत कम हुई। अब इधर भी मतलब कुल मिला के उन्होंने गुथने का काम किया। और मेरी माइंड में एक चीज़ और भी आई कि जैसे कि सदगुरु जी कहते हैं ना कि हर चीज़ में ये सोचो कि अगर आप हर चीज़ में अपना गुरु देखने लग गए तो फिर आप काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी कही है कि हर चीज़ के लिए क्यों ना यस यस करो आप कि हाँ चलो मैं इन्वॉल्व हूँगा। और जब आप लाइफ में इन्वॉल्व होंगे तभी आप लाइफ को जान पाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना चलो और इन्वॉल्व किया जाए। तो जो भी चेंजेस वगैरह उन्होंने लाने की बात कही और वो क्या उसमें मैंने बदलाव लाने की कोशिश की, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी क्या मतलब जो हम थोड़ा बहुत इधर उधर बदलाव से हम फ्रस्ट्रेट हो गए। और धीरे 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 करके मेरा जो एंगर वाला इशू था वो भी चले गया। अब उससे आगे बढ़ चुका था। अब चीज़ें थोड़ा बहुत बिगड़ती थी, पर नाउ आई नो आई एम वेरी स्टेबल राइट नाउ। इमोशनली आई एम वेरी स्टेबल बिकॉज जब मैंने चैलेंजेस फेस किए तो उनसे मेरे पास अब दो ही ऑप्शन थे। या तो मैं जो भी हमारे बीच में हो रहा है, जो भी झगड़ा वगैरह हो रहा है, मैं अपने आइडेंटिटी को ऐसे ही रोकूं, मैं यही सोचूं कि नहीं भाई मुझे तो यही करना है, या फिर मैं इनसे ऊपर उठूं और इन चीज़ों के बारे में ना सोचूं, आर्गुमेंट ना करूं और अपने अंदर बदलाव करूं। तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाले ऑप्शन से तो कुछ होने वाला है नहीं, बस लड़ाई होगी और फिर दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। तो फिर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया और उसके बाद से लाइफ का काफ़ी बैलेंस हुई। और काफ़ी टाइम हो चुका है उसके बाद से हमारा कभी ना आर्गुमेंट वगैरह भी नहीं होता है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर आर्गुमेंट होता है। तो एक्चुअली सी टॉट मी द इमोशनल पार्ट ऑफ लाइफ। एक्चुअल जो जितना लॉजिकल में घुसोगे ना तो क्या कहते हैं, लाइफ के दोनों एस्पेक्ट हैं, लॉजिकल भी है तो फिर मैजिकल पार्ट भी है लाइफ का। तो आपको दोनों चीज़ें ही बैलेंस करके चलनी जरूरी है। ये सब क्लैश के बाद आखिरकार हमारे बीच की ज्वाला शांत होकर एक छोटी सी आग में कन्वर्ट हुई और हम काफ़ी शांत हो गए उसके बाद। मुझे अब याद भी नहीं है कि लास्ट लड़ाई हमारी कब हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इनर इंजीनियरिंग करती हूँ। फिर उन्होंने सांबोई महामुद्रा क्रिया में इनिशिएशन वगैरह लिया। फिर हमने साथ में भाव स्पंदना किया। तो अब अगली वीडियो में मैं मेरे भाव स्पंदना के एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ में ये भी बताऊँगा कि उसके बाद मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस मुझे देखने को मिले, और फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल में भाव स्पंदना के बारे में बताऊँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आप वो वीडियो मिस ना कर पाओ। और साथ में इस चैनल पे मैं अपने ईसा मेडिटेशन जो भी मैं करता हूँ या जो भी मैं फ्यूचर में करूँगा उनके एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।